नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग ग्रुप में। आप सभी लोगों का मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा चैप्टर है पावर सप्लाई के ईएमआई सर्किट पे है। दोस्तों अब एक सवाल खड़ा होता है यहीं पे तुरंत, ये ईएमआई सर्किट क्या है? नया शब्द, नया जानकारी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि एसी का जो कनेक्टर हम लगाते हैं वहां से लेकर के फिल्टर तक, जो 350 या 450 का फिल्टर लगा रहता है, वहां तक जो सफर तय करता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे वो जिन जिन चीजों को टच करता है, जिन जिन चीजों के माध्यम से पास होता हुआ वो फिल्टर तक पहुंचता है, वहां तक के सर्किट को ईएमआई सर्किट कहते हैं। और इस ईएमआई सर्किट की पहचान विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इस ईएमआई सर्किट को और डीप में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच हमारे शिवा सर हैं। शिवा सर के माध्यम से पावर सप्लाई के ईएमआई सर्किट का पूरा विश्लेषण सुने आज के क्लास में। तो दोस्तों हमारे बीच हैं शिवा सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आज आप ईएमआई सर्किट के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो प्लीज शुरू करें आज का क्लास। जी थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर एलईडी नॉलेज बैंक के सभी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सर बहुत बहुत स्वागत सर सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बहुत प्रेम से हमारे वीडियोस को देखते हैं और लाइक भी करते हैं। तो सर आज हम शुरू करेंगे कि एक बहुत ही टिपिकल एक सेक्शन आया जिसके बारे में हम इसकी खासियत को नहीं समझते, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करता है ये सर्किट। इसका नाम है सर ईएमआई सर्किट। स्टार्टिंग में सबसे पहले जहां आप एसी देते हैं, डीसी बनने तक जो सर्किट होता है उसे ईएमआई सर्किट होता है। इसका फुल फॉर्म है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जो सर्किट में एसी हम देते हैं उस एसी में रिपल्स होते हैं, इंटरफेरेंस होती है, इन्फिनिटी होती है, जिसको हम खत्म करने के लिए ये सर्किट को यूज करते हैं। अगर दोस्तों ये सर्किट किसी मदरबोर्ड में हम ना लगाएं, सीधा वैसे ही सप्लाई देकर डायरेक्ट से डीसी बना लें, ये ईएमआई सर्किट को हम वहां ना इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आपको सप्लाई में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपकी पावर सप्लाई बार बार उड़ना, बिना किसी कारणवश आपके मॉसफेट का उड़ जाना, बिना किसी कारणवश आपको वहां पर कुछ अजीब तरीके से इंटरफेरेंस नजर आए, कोई बार नीचे से ऊपर की तरफ चलना या ऊपर से नीचे की तरफ चलना, ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी सर। अब जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, आपको यहाँ कोई इंटरफेरेंस नजर नहीं आ रही। अगर ये सर्किट वहां पर ना लगा हो तो यार ये आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कुछ रिपल्स हमारे स्क्रीन पे चलते हैं। मोस्टली सीआरटी से जो हमारे भाई हैं सब ने देखा होगा, अगर लाइन फिल्टर में प्रॉब्लम हो तो आपको एक बार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नजर आती है। तो हम अपने सर्किट के ऊपर आते हैं सर। सबसे पहले यहां देखें सर, आपको ये CNB1 ये कनेक्टर है जो एसी इनपुट है। यहां पर हम थैंक यू सॉरी, यहां हम एसी इन देते हैं सर, 220 वोल्टेज जैसे हम यहां देते हैं सर। तो जहां देखिए एक तरफ L लिखा हुआ, एक तरफ L लिखा हुआ। L मतलब लाइन, N मतलब न्यूट्रल। दोनों से न्यूट्रल से LCB लाइन फिल्टर के थ्रू होते हुए ये न्यूट्रल अगली तरफ चला जाता है। और लाइन मतलब न्यूट्रल या फेस जिसे कहते हैं, फेस मतलब लाइन। तो ये FB1 फ्यूज 3.15 एम्पेयर 250 वोल्ट एसी का फ्यूज है। यहाँ देखिए आपको एक सिंबल्स, जैसे हम अपनी ट्रेनिंग में ये भी आपको बताते हैं कि सिंबल्स, कौन सा सिंबल सर्किट में किस तरीके से आपको डायग्नोज करना है कि ये सिंबल का मतलब क्या है, ये सब चीजें हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो यहाँ आप देखिए सर, ये फ्यूज, ये लाइन फिल्टर के 1 और 4, 1 से इन और 4 से आउट, यहाँ 2 से इन और 3 से आउट। मतलब लाइन फिल्टर के 2 पिनों पे एसी इन हुई और 2 से ये बाहर चली गई। जो 3 से निकली वो तो सीधी आपकी डायोड के तरफ चली गई। जो 4 नंबर से आउट हुई उसके बाद यहां देखें सर NTC B1, ये एनटीसी सिंबल है जो एनटीसी का, इसका काम है एसी को पास करना और एसी के हम्प को खत्म करना। यहां जो लाइन फिल्टर है इसका भी एक मेन पर्पज है सर,
कॉइल की थ्योरी में जब आप बेसिक क्लास आपके चले थे, वहां आपको बताया था कि कॉइल का काम होता है आपके सर्किट्स में वोल्टेज को या सिग्नल को स्टेबिलिटी देना। पीछे कुछ वोल्टेज की जो फ्लक्चुएशन रहती है, आउट पे आपको वो फ्लक्चुएशन नहीं मिलती। जो पीछे रिपल्स न रहेंगे, इंटरफेरेंस जो रहेगी, वो लाइन फिल्टर अपने आगे उसको पार करके पीछे ही रोक देता है, उसको आगे नहीं जाने देता। वही जो रिपल्स है हमारे सर्किट में जब एंटर होते हैं तो आपकी पावर सप्लाई या दूसरे मदरबोर्ड को प्रॉब्लम देने का काम करते हैं सर। तो यहां हम एनटीसी तक पहुंचे, एनटीसी पार करके यहां सर्किट देखिए, ये भी आगे तरफ चला गया। अब यहाँ कुछ आपको रेजिस्टेंस पीएफ नजर आ रहे हैं, यहाँ CXB1 और यहाँ RB1, RB2, RB3, RB4 ये रेजिस्टेंस है आपको पैरेलल में नजर आ रही है। इनका काम भी सर्किट में रिपल्स को खत्म करना और इंटरफेरेंस को खत्म करना, ये पैरेलल में लगी हुई है, इनका काम भी यही है सर। उसके बाद यहाँ एक पार्ट्स आपको नजर आ रहा है सर, MOV-B1। MOV-B1 इसके बारे में भी हमने आपको ट्रेनिंग में बताया हुआ है। ये VDR है सर, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। जब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है कि वोल्टेज बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। यानी अगर हम इसको इस तरीके से समझे, अगर आपका AC वोल्टेज बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस कम होकर ये शॉर्ट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट होगा आपके पीछे जो फ्यूज है वो फ्यूज उड़ेगा और आपका आगे वाला सर्किट जो है वो सेफ हो जाएगा। ये भी सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है, कई मदरबोर्ड्स में नहीं भी लगा होता, लेकिन जो अच्छे ब्रांड में काम करते हैं या जो इंजीनियर अच्छे तरीके से काम करते हैं वो इसको जरूर यूज करते हैं सर। मतलब यानी ये है कि अगर आप इस पार्ट्स को 5 या 7 रुपए का पार्ट्स होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर इसको आप अपनी LED में या टीवी में यूज करते हैं सर, तो आप ये समझ लें आपके आने वाली सप्लाईज की मोस्ट जो प्रॉब्लम्स रहेंगी मोस्टली वो खत्म हो जाएंगी सर। अब इसके बाद ये 2 PF CYB1, CYB2 ये 2 PF ग्राउंड की हैं, जिनका काम भी वही है, AC के रिपल्स को खत्म करना। इसके आगे आप देखिए JP1 आपका लाइन फिल्टर, LCB1 और LCB2 ये एक नजर फिर आ रहा होगा। कई मदरबोर्ड्स में दूसरा लाइन फिल्टर होता है, कईयों में ये नहीं होता। यहां इसको हमने साइन भी किया हुआ है, यहां देखिए इसको डायरेक्ट जंपर भी किया हुआ है। अगर जंपर हो तब भी कोई बात नहीं, अगर लाइन फिल्टर लगा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं सर। तो इतना करने के बाद ये हमारी AC ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर पहुंच जाती है। यानी ये 2 जंक्शन बन जाते हैं, यहां से 2 डायोड पॉजिटिव इकट्ठा करते हैं और 2 डायोड नेगेटिव इकट्ठा करते हैं। जो ग्राउंड इकट्ठा करती है सर उसे हम फ्लोटिंग ग्राउंड के नाम से जानते हैं। यहां देखें GND लिखा हुआ, ग्राउंड, फ्लोटिंग ग्राउंड। और जो पॉजिटिव इकट्ठा करते हैं उसे V ब्रिज के नाम से हमने साइन किया है। यहां कुछ भाइयों के दिमाग में ये चीज होगी कि यहां हमने आपको एक कैपेसिटर नहीं दिया, जो फिल्ट्रेशन के ऊपर कैपेसिटर लगता है। अगर तो आप यही कैपेसिटर लगा देंगे सर तो आपकी ये फिल्ट्रेशन यही हो जाएगी। मतलब आपका जो मदरबोर्ड विदाउट PFC सर्किट होगा उसमें आपके यही कैपेसिटर लग जाता है, और जो मदरबोर्ड आपका जिसमें PFC सर्किट होगा उसमें यहां कैपेसिटर नहीं लगता सर। उससे पहले इसी वोल्टेज को बढ़ा के, DC को बढ़ा के यहां पहले प्रेजेंट किया जाता है और फिर उसके बाद कैपेसिटर उसके बाद लगाया जाता है। तो ये हमारा EMI सर्किट जो तकरीबन हर मदरबोर्ड में, हर टीवी में होता है, और इसको एक्सप्लेन जिस तरीके से हमने किया सर, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो आपको सप्लाई की कई प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं सर। शिवा सर, मैं यहाँ एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा ये जो MOV-B1 लिखा है VDR के बारे में, कि VDR के अगर वोल्टेज इधर से आने वाला वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो ये VDR फट जाएगा। जी सर जी। तो क्या इधर से आने वाले वोल्टेज की वजह से ये VDR फटता है या खराब होता है, या इधर की भी कुछ प्रॉब्लम्स अगर है तो भी ये फटता है? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी सर। नहीं सर, इधर से कोई भी प्रॉब्लम रहे, इधर से कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। इधर तो वही आएगा जो हम इधर से देंगे। वहां से दिक्कत के कारण ये VDR हमारा शॉर्ट नहीं होता। VDR का मतलब ये होता है, इसका वैल्यू होता है, जैसे हर रेजिस्टेंस, हर कैपेसिटर का वैल्यू है, इसी तरीके से इसका भी वैल्यू है 260 वोल्टेज तक। अगर 260 वोल्टेज से ज्यादा AC इसके ऊपर आएगी तो ये शॉर्ट हो जाएगा।
शॉर्ट होने के बाद ये पीछे फ्यूज हो जाएगा और आगे हमारे पूरे सर्किट्स को सप्लाई बंद। अब मैं इसको दोस्तों आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आवे इसलिए आसान भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ एक फ्यूज है और यहाँ एक वीडीआर है और इन दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतर तरीके से है। इन दोनों का तालमेल ऐसा है कि ये गेट पे बैठा है स्टार्टिंग में, जैसे हम कहीं सिक्योरिटी गार्ड होता है तो एक गेट पे मिलता है, फिर आगे जाते हैं तो और मिलता है, उसके आगे जाते हैं तो और मिलता है, तो ये लास्ट सिक्योरिटी गार्ड है और ये पहला सिक्योरिटी गार्ड है। तो देखें क्या कम्युनिकेशन है ताकि आपको याद रहे वीडीआर के बारे में। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है कि 260 वोल्टेज तक अंदर आने की यहाँ कैपेसिटी है। अगर 260 वोल्टेज का करंट लेकर के कोई अंदर आ रहा है इसके माध्यम से या इसके माध्यम से तो वहां तक आने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी कैपेसिटी है 260 को अंदर लेने की। अब हो क्या रहा है, अचानक बिजली का वायर गिरा और ट्रांसफार्मर जला या कुछ भी हुआ, करंट का फ्लो जूम बहुत तेज से यहां से आया 300, 500, 1000 वोल्टेज तक का। अब ज्यादा वोल्टेज तक का यहां से अगर फ्लोइंग आया तो ये तुरंत इसको रोकेगा कैसे, ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये इसे रोकेगा, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। वो बोलेगा मैं बहुत ज्यादा ताकत लेकर के आया हूं आपके सामने, जाने कैसे नहीं दोगे, तो बोलेगा ठीक है कैसे जाओगे। तो क्या करेगा, ये अपनी वैल्यू कम कर लेगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और जब वैल्यू कम हो जाएगी तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और जब ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे मतलब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो दूसरा बैठा है फ्यूज, उसको तुरंत पता चल जाएगा ओ माय गॉड उस गार्ड को कुछ प्रॉब्लम है, ये लोग जाकर के उस गार्ड को प्रॉब्लम कर रहे हैं, लो मैं फ्यूज ही स्टिप कर दे रहा हूं, जी सर, हम स्विच को ही ऊपर कर दे रहे हैं। इन शॉर्ट ये अपने आप को उड़ा लेता है, फ्यूज उड़ जाता है और आगे करंट जाना बंद हो जाता है, मतलब करंट का फ्लो तुरंत बंद हो जाएगा जब ये उड़ेगा। तो इसका जो ये फ्यूज है और ये जो वीडीआर है इसका एक इतना बेहतर कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से आगे की सारी सप्लाई सेफ रहती है। और दोस्तों मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो कंपनी के सेट हैं इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, पर जो अभी बहुत सारे लोगों को सस्ते चाहिए तो जो सस्ते आइटम है उन सब में बहुत सारे कंपोनेंट्स निकाल दिए रहते हैं। यहाँ पे लाइन फिल्टर की जगह पे कभी कभी डायरेक्ट कर दिया जाता है, वीडीआर की जगह पे कुछ होता ही नहीं है, तो इन सारी समस्याओं की वजह से सेट में प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। बट अगर इन सारे इंस्ट्रक्शन को मतलब ईएमआई सर्किट को अगर अच्छी तरह से फॉलो किया जाए तो सेट खराब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आगे तो बहुत महंगे महंगे कंपोनेंट्स लगे हैं। अब यहाँ सर वीडीआर लगा है, वीडीआर प्रोटेक्शन के लिए लगा है, यहाँ ये फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए लगा है, एनटीसी प्रोटेक्शन के लिए लगा है। तो अगर इन इंस्ट्रक्शन को पूरा किया जाए, फॉलो किया जाए तो आगे के जो हमारे मदरबोर्ड हैं, आईसी हैं, पैनल वगैरह हैं, सब चीजों को सेफ्टी से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों ये चीज है था आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं एक चीज और ऐड करनी चाहूंगा जी सर। जिन लोगों ने हमारी थ्योरी का क्लास लिया है या ट्रेनिंग में जिन लोगों ने देखा है सर, ये जो बीच में एक लाइन है सर, ये लाइन है मोस्टली उस वक्त हमने ये बताई है कि अगर किसी पार्ट्स किसी रेजिस्टेंस के बीच में अगर हम एरो या लाइन दे दें तो इसका मतलब ये होता है कि वो वेरिएबल है, मतलब उसके मान को कम या ज्यादा किया जा सकता है जी। तो ये लाइन दर्शाती है हमें सर कि ये वेरिएबल है, ये 220, 230, 240 तक काम करेगा, 260 के ऊपर जब वोल्टेज जाने शुरू होंगे ये अपनी शहादत दे देगा, खुद अपने आप को मार लेगा। जब ये मर गया, ये शॉर्ट हो गया, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो गए तो पीछे लोड फ्यूज पे आया, फ्यूज हो जाएगा। तो ये सेफ्टी का एक सिस्टम है यहाँ बना हुआ। कई बार भाइयों को देखते हैं कि यार देखने में हमें ये बताया नहीं गया कि ये वेरिएबल कैसे है, रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा कि ये अकॉर्डिंग टू वोल्टेज अपनी रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करता है। तो ये यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला था, ये भी इस चीज को भी आप ध्यान दें। थैंक यू सर, शुक्रिया सर बहुत आपका। जी बहुत बहुत आभार शिवा सर, आपने बहुत अच्छी तरह से आज एक्सप्लेन किया। मेरे जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से आज का ये क्लास समझ में आया होगा। और इस तरह से जो एनटीसी, पीटीसी, उसके बाद ईएमआई सर्किट का जो स्ट्रक्चर आपने दिखाया बहुत ही बेहतर रहा सर। और बस यही सारी चीजें हैं। मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा
कि सर आज की जो सर्किटें हैं जी जी अक्सर इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती जी जी इसके लिए वहां प्रॉब्लम्स ज्यादा है। अब यहाँ से हम एक फॉल्ट क्रिएट करते हैं और सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। फॉल्ट क्या है, हमारे पास एक सेट आया और उस सेट में हमने देखा कि हमारा वीडीआर फायर है या ये एनटीसी फायर है, तो इसका ये सीधा मतलब होता है कि आगे के सेक्शन सेफ हैं। इसका तो एक सीधा मतलब होता है कि अगर फ्यूज उड़ा हाँ है जी। और ये वीडीआर फायर हो गया है तो इसका सीधा मतलब है कि आगे की सर्किट हमारी सेफ है। तो हम इसको फिर से ठीक करें और सीरीज में लगा के चालू करें। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा बिल्कुल कि फील्ड में एक्सपीरियंस हमारा रहा है ये, अगर हमें किसी सेट में कोई एलईडी आई उसमें ये वीडीआर उड़ा मिल गया, फ्यूज उड़ा मिल गया, तो हम श्योर हो जाते हैं कि इसके ऊपर हमारा खर्चा ज्यादा नहीं होगा जी। मतलब हमें वो इशू नहीं रहेगा कि आगे बहुत बर्न होगा या कोई दिक्कत रहेगी, क्योंकि हमें मालूम है इसने जो अपना काम करना था वो किया है। ये वीडीआर शहीद हो गया तो शहादत दिया, सबको बचा दिया, सबको बचा दिया इसने। अब अगर ये नहीं, ये अगर सेफ होता तो जाहिर सी बात है आगे और पता नहीं क्या क्या हुआ फिर होता। बहुत कुछ हो जाना था आगे। मतलब अगर ये शहीद हो जा रहा है जी जी तो समझ लीजिए कि आगे का आगे सर्किट सर्किट सही है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ये यही चीज बताती है। बाकी मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा सर कि हमारे लिंक को जरूर शेयर करें और कोशिश करें कि जितने वीडियो आप देख सकें, क्योंकि आने वाले दिनों में, वैसे तो भगवान के हाथ में होता है सर सब कुछ, आने वाले दिनों में हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें और लेके आ रहे हैं। ऐसे ही एक नया हमने एक प्रोजेक्ट रखा है कि एक स्लाइड से आप सबको एक्सप्लेन किया जाए। जो ट्रेनिंग में तो जो हम करते हैं वो तो हम करेंगे ही, और लेकिन ये आपके पास ऑन रिकॉर्ड ये सेव भी रहे। ये ऐसा है, कर्नल सर ने एक प्रोविजन बनाया है सर, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम सब मिलकर इनका साथ दें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे सर उतना हमारा मॉरल अप होगा और हमें ये काम अच्छे तरीके से करने का एक ताकत, एक बल मिलेगा सर। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हमारी यहीं तक थी। अब अगले क्लास में मिलेंगे हम फिर नए अंदाज में। शुक्रिया, बाय बाय। जी थैंक यू सर, शुक्रिया।